हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीति स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 14 अगस्त यानी आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ फाइल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम 13 अगस्त यानी कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। नेक्स्ट है कि इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा 50 मीटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सुरक्षा। ठीक है। आगे है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है। तो क्या है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आंसर है रूस। आगे है WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का 10 अगस्त को निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रहे थे। तो किस बीमारी से, कोरोना से, कोविड-19 से। अगला क्वेश्चन है कि मोरिटानिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मोहम्मद और बिलाल। आगे है, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। आगे है कि हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो क्या है, मॉरिशस। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देख ले हैं। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चित शब्द सेरेस किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, यह एक बोना ग्रह है। यानी जो सेरेस है यह एक बोना ग्रह है। यह हमारा सेरेस यानी बोना ग्रह। आगे हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहा कि सेरेस जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पेड़ में सबसे बड़ा पिंड है। एक महासागरीय दुनिया है जिसमें इसकी सतह के नीचे नमकीन पानी का एक बड़ा भंडार है। सेरेस एक बोना ग्रह है। यानी जो सेरेस है ये एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेरेस की सतह के अध्ययन के निष्कर्षों में लवण युक्त जल के उपसतही भंडार की उपस्थिति की पुष्टि की गई है जो धीरे धीरे जम चुके हैं। सेरेस का व्यास लगभग 590 मील यानी 950 किलोमीटर है। आगे है कि यह चमकीले क्षेत्रों की उपस्थिति दर्ज की गई जो तरल पदार्थ के बाष्पीकरण के कारण छोड़े गए 60 क्रस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह तरल सतह के लगभग 25 मील यानी 40 किलोमीटर नीचे सैकड़ों मील चौड़े एक जलाशय में उत्पन्न हुआ है जिसके प्रभाव से खारे जल को निकालने का रास्ता मिल गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान अधिकारों पर फैसला सुनाया है। तो सही आंसर हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम यानी 2005। आगे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेटियों को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और उनके पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान रूप से अधिकार होंगे भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 से पहले मर गए हों। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस बेटी के पिता 2005 के बाद एक्सपायर हुए हैं तो उन बेटियों का जो हिस्सा है उनके पिता की संपत्ति में बराबर होगा। यानी जितना बेटों का होगा उतना ही बेटियों का होगा। तो ये किन संशोधन कहा गया है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 में। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि बेटियों के पास होगा पुत्रों के बराबर सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई हो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति का अधिकार होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गुजरात सहाय योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात।
10 अगस्त 2020 को गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जाता है। यह योजना राज्य में वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। यानी जो किसान सहाय योजना चली है तो इससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली थी और उसे मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और इसका स्थान कौन लेगी? किसान सहाय योजना। आगे इस योजना को प्रतिस्थापित किया जा रहा है क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार सरकार से उच्च प्रीमियम की मांग की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार को 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल की किस महिला को और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कमला हैरिस को। किसे? कमला हैरिस को। आगे है कि भारतीय यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को बाइडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया है। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब एक अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य 55 वर्षीय कमला हैरिस एक अमेरिकी राजनेता है और एक वकील हैं जो कि वर्ष 2017 से अमेरिकी की कैलिफोर्निया से सीनेटर के रूप में सेवा कर रही हैं। यानी कौन थी इनसे पहले? कैलिफोर्निया की सीनेटर। आगे है कि कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड शहर में हुआ था। कमला हैरिस की मां भारतीय मूल की थी जबकि उनके पिता जमैका से थे। कमला हैरिस ने वर्ष 2010 में वर्ष 2014 के बीच कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया था। तो 2010 से लेकर 2014 के बीच में क्या बनी थी ये? कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। आगे है कि कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में प्रसिद्ध प्राप्ति करने के बाद नवंबर 2016 में कमला हैरिस ने अमेरिकी सीनेट के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पश्चात उन्होंने जनवरी 2019 में राष्ट्रपति चुनाव के दौड़ में शामिल होने की घोषणा की। हालांकि दिसंबर 2019 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना तो निर्णय था उसे वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे की मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 10 स्थान आगे निकल गई है और दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में प्रवेश कर गई है। फॉर्च्यून द्वारा जारी हालिया 2020 के अनुसार रिलायंस को वैश्विक स्तर पर 96वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसी भी भारतीय कंपनी का सर्वोच्च रैंक है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC 151वें स्थान पर फिसल गया। ऑयल एंड नेचुरल फंड कॉर्पोरेशन ONGC 190वें स्थान पर है जबकि भारतीय स्टेट बैंक SBI 221वें स्थान पर है। ठीक है, यानी जो SBI की रैंक है वो है 221। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेजोन। यानी अमेजोन ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया में एक इतना आसान यानी एक वेबसाइट है इतना आसान उसे लॉन्च किया है कितने? अमेजन ने। आगे हम इसी बारे में देख लेते हैं कि अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया ने हाल ही में अपना नया विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान लॉन्च किया है। यह अभियान उन विक्रेताओं से संवाद करना चाहता है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों MSME तक पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार एक अभिनेता हैं जो फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 की सूची में नंबर 1 पे हैं। ठीक है, आगे है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। नेक्स्ट है कि इसमें 362 करोड़ रुपए यानी 4.85 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर हैं जबकि 554 करोड़ रुपए यानी 8.75 करोड़ डॉलर के साथ इवेन डॉन्सन सूची में शीर्ष पर हैं।
यानी जो भारतीय हैं वह हैं हमारे अक्षय कुमार, और जो विश्व के हैं नंबर 1 पे वो है इवेन जॉनसन। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है 12 अगस्त को। आगे पढ़ लेते हैं कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं के मुद्दों पर समाज और सरकारों का ध्यान केंद्रित करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। क्या है 2020 की थीम इसकी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यह देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है और युवाओं की आवाज़, उनके कार्य और उनके पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। ठीक है, और आगे है हमारा कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। आगे कि 13 अगस्त को प्रतिदिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। और भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण होती है। यदि समय इस तरह के रोगियों को स्वस्थ अंग का प्रतिरोपण किया जाए तो उनका जीवन बच जाता है। आगे है कि मानव अपने विभिन्न अंगों जैसे गुर्दे, फेफड़े, हृदय, नेत्र, यकृत, अग्नाशय, कॉर्निया, छोटी आंत, त्वचा, ऊतक, हड्डी के ऊतक इत्यादि का दान कर सकता है। विश्व भर में 5 लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विभिन्न अंगों की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की यानी जो स्वास्थ्य है खराब है तो उसे इस तरह के ये अंग दे दिए जाए तो उसकी जान बच सकती है। ठीक है, आगे है कि भारत में अंगदान के लिए काफ़ी संतुलित प्रोग्राम है, परंतु मृत्यु के बाद भारत में अंगदान की जो दर है वो बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव अंग व्यापार को रोकने तथा मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में पारित किया था। वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, और विश्व संदर्भ में देखें तो अंगदान करने के मामले में भारत दुनिया में बेहद पिछड़ा हुआ देश है। आगे है कि यह प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 0.16 लाख लोग अंगदान करते हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 36 लोग, क्रोएशिया में 35 लोग और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं। और भारत में कितने करते हैं? 0.16। आगे है कि वर्ष 2018 में महाराष्ट्र में 132, तमिलनाडु में 137 और तेलंगाना में 167 और आंध्र प्रदेश में 45, चंडीगढ़ में केवल 35 अंगदान हुए हैं। और तमिलनाडु में बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 80,000 कॉर्निया का अंगदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हुआ, तो उनका निधन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ है 11 अगस्त को। किसका? जो उर्दू शायर थे हमारे राहत इंदौरी, उनका हाल ही में निधन हो गया है 11 अगस्त को। आगे इनके बारे में हम देख लेते हैं कि 11 अगस्त 2020 को भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, और इनका नाम जो इंदौरी पड़ा वो इंदौर शहर से ही पड़ा है। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा वर्ष 1973 में स्नातक और वर्ष 1975 में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय से उर्दू में मुशियारा विषय पर PhD की डिग्री प्राप्त की थी। उर्दू शायर और शायरी के लिए राहत इंदौरी को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि उर्दू शायरी के अलावा उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में एक लोकप्रिय गीत लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें हैं हमारी राहत इंदौरी के बारे में। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपके। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझसे जुड़े हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।